नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अल सल्वाडोर में बिटकॉइन के वैधीकरण और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर वाद विवाद। फिर हम अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप और अमेरिका की गलतियां तथा तरुण तेजपाल मामले के फैसले से जुड़े मुद्दे की चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम चर्चा करेंगे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और केंद्र सरकार द्वारा चावल का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किए जाने संबंधित आलेख से। इस सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। यह मुख्य रूप से संबंधित है अल सल्वाडोर में बिटकॉइन के वैधीकरण से। 9 जून को मध्य अमेरिका का एक देश अल सल्वाडोर तब चर्चा में आया जब वह एक ऐसा देश बन गया जिसके द्वारा बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा को वैध घोषित कर दिया गया। यह जो कदम है वो ऐसे समय में सामने आया है जब दुनिया के प्रमुख देशों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर विविध प्रकार की नियामकीय दुविधाएं देखी जा रही हैं। अल सल्वाडोर के द्वारा जो बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में घोषित किया गया है उसका यह तात्पर्य है कि अब बाजार मूल्य के हिसाब से बिटकॉइन का प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जा सकता है और साथ ही साथ इसका प्रयोग कर को देने के लिए और बैंक ऋणों का भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही साथ व्यवसाय भी अब भुगतान के लिए बिटकॉइन को स्वीकार कर सकेंगे। अल सल्वाडोर द्वारा यह जो कदम उठाया गया है इसके संदर्भ में हमें कुछ बेसिक बातों की सबसे पहले समझ होनी चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिटकॉइन क्या होता है। मूल रूप से बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिसका यह तात्पर्य है कि बिटकॉइन फिजिकली यानी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं होती, अपितु यह एक इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम के रूप में कार्य करती है जो ऑनलाइन भुगतान को एक वित्तीय संस्थान से गुजरे बिना सीधे एक पार्टी से दूसरे पक्ष में भेजने की अनुमति देती है। यानी आप बिना आरबीआई अथवा किसी अन्य प्रकार की सेंट्रलाइज्ड एजेंसी केंद्रीकृत एजेंसी की सहायता के बिना एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके माध्यम से कहा जाता है कि एक व्यक्ति या लोगों का समूह जिसे सतोशी नाकामोटो के नाम से जाना गया उसके द्वारा 2008 के वित्तीय संकट के बाद इस प्रकार की बिटकॉइन या फिर इस प्रकार की एक अकाउंटिंग प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। इस प्रकार की परिकल्पना में यह सोचा गया कि यूजर यानी उपयोगकर्ता मात्र एक मोबाइल ऐप या कंप्यूटर प्रोग्राम से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में यानी एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में बिटकॉइन को ट्रांसफर कर पाने में सक्षम हो सकेगा और इस रूप में उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से बिटकॉइन एक व्यक्तिगत वॉलेट से कुछ अधिक नहीं होता है जिसके तहत उपयोगकर्ता अपने वॉलेट में उपलब्ध बिटकॉइन को एक स्थान से दूसरे स्थान में काफी आसानी से भेज सकता है। यह जो बिटकॉइन है इसे आमतौर पर एक बिटकॉइन पते से जाना जाता है जिसमें 26 से 35 अल्फा न्यूमेरिक वर्ण होते हैं जो सामान्य रूप से 1 अथवा 3 से शुरू होते हैं। यह जो पता होता है वह सामान्य रूप से गुमनाम बना रहता है जिसके चलते एक बिटकॉइन या उसका अंश आसानी से बिना जाहिर हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो सकता है। जब बिटकॉइन में लेन देन का प्रश्न आता है तो सतोशी नाकामोटो के द्वारा एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध खुले बहीखाते का एक विचार रखा गया जिसमें एक गुमनाम और इनक्रिप्टेड यानी कूटबद्ध रूप में अब तक किए गए सभी प्रकार के लेन देन शामिल होंगे और इस प्रकार की जो खुली बही खाता होता है उसे हम ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं।
यानी इसमें जो लेन देन किया जाता है उसमें ब्लॉकचेन तकनीक के आधार पर लेन देन को सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही साथ चूंकि इस प्रकार का जो खाता है वह सार्वजनिक होता है, ऑनलाइन होता है और खुली प्रकृति का होता है, यही कारण है कि इस मुद्रा प्रणाली के समर्थकों का यह मानना रहा है कि इस प्रकार की प्रणाली से जो भ्रष्टाचार और अक्षमताओं की समस्या है उसे काफी आसानी से दूर किया जा सकता है। यदि हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो मूल रूप से क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा होती है जिसमें कूटबद्ध यानी एन्क्रिप्शन तकनीक का प्रयोग किया जाता है मुद्रा की इकाइयों के सृजन को विनियमित करने के लिए और इसे केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाले धन के हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से यह ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है और बिटकॉइन इसके अलावा इरेथियम आदि भी इसी प्रकार की करेंसी के उदाहरण हैं। जब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन तकनीक की तो ब्लॉकचेन तकनीक एक प्रकार से जानकारी रिकॉर्ड करने की एक ऐसी प्रणाली है जिससे सिस्टम को बदलना, हैक करना या धोखा देना काफी मुश्किल या लगभग असंभव हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लॉकचेन में विभिन्न सूचनाओं को विभिन्न प्रकार के ब्लॉक्स के माध्यम से आपस में जोड़ दिया जाता है और यदि इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। साथ ही साथ इसमें जो लेन देन होता है वह डिजिटल खाता बही के रूप में सूचनाबद्ध किया जाता है जिसे पूरे ब्लॉकचेन के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के पूरे नेटवर्क में डुप्लीकेट और वितरित कर दिया जाता है। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो भी लेन देन होता है उसमें शामिल होने वाले सारे पक्ष उसे आसानी से देख सकते हैं और इसमें सूचनाओं को कूटबद्ध भी रखा जाता है ताकि वह सार्वजनिक रूप से जाहिर ना हो, यानी यह एक रूप में गुमनाम भी बना रहता है। वहीं दूसरी ओर इसमें पारदर्शिता भी देखी जा सकती है जो ब्लॉक्स के रूप में आपस में जुड़ी रहती है। जब हम बात करते हैं अल सल्वाडोर की कि आखिर अल सल्वाडोर ने इस प्रकार के कदम को क्यों उठाया, तो हमें यह समझना होगा कि अल सल्वाडोर द्वारा 2001 और उसके बाद से ही एक बेहतर करेंसी की तलाश की जा रही है। 2001 में अल सल्वाडोर द्वारा अपनी स्थानीय मुद्रा को समाप्त कर दिया गया और उसने इसके स्थान पर अमेरिकी डॉलर को अपना लिया। यही कारण है कि अल सल्वाडोर द्वारा जो अब बिटकॉइन को अपना लिया गया है उसके चलते अब उसको किसी भी प्रकार की स्थानीय मुद्रा को सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही उसकी मौद्रिक नीति पर भी इसके संदर्भ में कोई प्रभाव पड़ेगा। इस चित्र के तहत अल सल्वाडोर द्वारा बिटकॉइन को वैधीकरण क्यों किया गया इसके कुछ और उदाहरणों की भी हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया 2001 में सल्वाडोर द्वारा अमेरिकी डॉलर को अपना लिया गया था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में जिस प्रकार की विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई है उस तरीके की विस्तारवादी अमेरिकी फेडरल रिजर्व नीति के चलते अल सल्वाडोर को काफी हानि उठानी पड़ी है। साथ ही साथ अल सल्वाडोर को इसके चलते काफी राजकोषीय घाटा भी झेलना पड़ा है। यही कारण है कि अपने घाटे को पाटने के लिए और अमेरिकी विस्तारवादी फेडरल रिजर्व की नीति से अपने देश को बचाने के लिए उसके द्वारा बिटकॉइन को वैध घोषित कर दिया गया है। अल सल्वाडोर यह भी चाहता है कि बिटकॉइन को वैधीकरण किए जाने के माध्यम से वह विविध प्रकार के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स यानी प्रौद्योगिकी उद्यमियों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सके और साथ ही साथ अल सल्वाडोर में अलग अलग देशों से जो 20% से ज्यादा रेमिटेंस यानी विप्रेषण प्राप्त होता है उसमें भी उसको बिटकॉइन के माध्यम से पूर्ण क्षमता उसकी प्राप्त हो सके, वह किसी प्रकार से मध्यस्थों के द्वारा बाधित ना हो, इस रूप में भी प्रेषण क्षमता में वृद्धि के दृष्टिकोण से अल सल्वाडोर द्वारा बिटकॉइन को वैध घोषित कर दिया गया है। अल सल्वाडोर यह भी
आशा कर रहा है कि यदि वह अमेरिका की डॉलर की नीति के स्थान पर बिटकॉइन को अपनाएगा तो भविष्य में दूसरे देशों के साथ भी उसके संबंध अच्छी तरह से विकसित होंगे, जिससे यदि भविष्य में उस पर अमेरिका आदि के द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह भी उसका काफी बेहतर ढंग से सामना कर पाने में सक्षम होगा। अल सल्वाडोर के इस कदम को लेकर हालांकि कुछ चिंताएं भी विद्यमान हैं, जिसके तहत विदेशी निवेशकों को लेकर यह चिंता हो सकती है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिटकॉइन को ज्यादा सरकारों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, इसके चलते अल सल्वाडोर जब किसी दूसरे देश के साथ इस प्रकार के लेन देन को करेगा तो क्या इसको वैधता मिल पाएगी अथवा नहीं, यह भी एक चिंता का विषय है। साथ ही साथ बिटकॉइन में समय समय पर तीव्र उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, तो इस तीव्र उतार चढ़ाव को अल सल्वाडोर किस प्रकार से प्रबंधित कर पाएगा, यह भी एक सोचने का विषय है। साथ ही साथ बिटकॉइन को लेकर समय समय पर इसकी गुमनामिता के संदर्भ में इसके अवैध लेन देन के रूप में प्रयोग किए जाने को लेकर प्रश्न उठाए जाते रहे हैं, जिसके तहत यह कहा जाता रहा है कि बिटकॉइन का प्रयोग आतंकवाद, वित्तीयन आदि के लिए किया जा सकता है। तो इससे अल सल्वाडोर में भी भविष्य में अवैध लेन देन में वृद्धि संभव हो सकती है। साथ ही साथ अल सल्वाडोर में यह भी हमें देखना होगा कि वहां के अधिकांश नागरिकों की पहुंच जब डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था तक नहीं है तो वह किस प्रकार से बिटकॉइन तक अपनी पहुंच बना पाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होने जा रहा है। यदि हम इस पूरे मामले के संदर्भ में भारत की स्थिति को देखें तो हम ये देखते हैं कि भारत में 2010 में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में पहला लेन देन देखा गया। हालांकि 2013 से 2018 के काल में सरकार के द्वारा वर्चुअल करेंसी के संदर्भ में काफी सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण रखा गया। इसके तहत लोगों को क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग किए जाने के संदर्भ में सावधान किया जाने लगा, क्योंकि सरकार का यह मानना था कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर अनेक प्रकार के जोखिम हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जाता है, क्रिप्टो करेंसी को हैक किया जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है और इसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्तीयन और ड्रग्स और हथियारों की भी खरीद फरोख्त की जा सकती है। इन्हीं संभावनाओं के चलते अप्रैल 2018 में आरबीआई के द्वारा क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर ही भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि इस प्रकार का जो सीधा सीधा प्रतिबंध लगाया गया, इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के द्वारा क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर जो भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था, उस निर्णय को ही पलट दिया गया। कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि हमें क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में कुछ वैकल्पिक विनियमन के उपायों को अपनाना चाहिए। हालांकि अभी भी क्रिप्टो करेंसी के विनियमन को लेकर स्पष्टता का अभाव देखा जा रहा है। भारत द्वारा क्रिप्टो करेंसी का विनियमन किए जाने के लिए 2021 में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाने वाला था, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का विनियमन विधेयक 2021। इसके माध्यम से सभी प्रकार की निजी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित गतिविधियों को अपराध ठहराए जाने का प्रयास किया जाएगा और साथ ही साथ भारत आरबीआई के समर्थन से डिजिटल करेंसी के संदर्भ में एक विनियामक फ्रेमवर्क बनाने की भी पहल करेगा। हालांकि कोरोना के चलते इसे अभी भी संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, जिससे अभी भी इसके विनियमन को लेकर अस्पष्टताएं विद्यमान रह गई हैं। विद्वानों के अनुसार भारत इसके संदर्भ में दूसरे देशों से सीख सकता है, जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और सिंगापुर आदि के द्वारा बिटकॉइन का बेहतर तरीके से विनियमन किया गया है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अमेरिका के द्वारा क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही उसको कराधान के नियमों के अंतर्गत लाया गया है और सिंगापुर द्वारा भी उसका विनियमन किए जाने के तहत क्रिप्टो करेंसी में किए गए कॉन्ट्रैक्ट या निविदाओं को मान्यता दे दी गई है। यानी भारत को भी इस पूरे मामले के संदर्भ में और अधिक स्पष्टता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत लोगों को इस आधार पर स्वतंत्रता दिए जाने पर विचार किया जा सकता है कि वह आरबीआई या एनपीसीआई जैसे केंद्रीय विनियमन निकाय द्वारा
की गई व्यवस्थाओं के स्थान पर किसी अन्य प्रकार की मुद्रा के विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और इस रूप में उनको डिजिटल करेंसी का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हुए वाद विवाद से और इसकी पारदर्शिता को लेकर अनेक प्रश्नों को खड़े किए जाने से। 2021 के पूरे साल में इलेक्टोरल बॉन्ड लगातार चर्चा में बना रहा है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाए जाने के लिए एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई और यह कहा गया कि इसकी अपारदर्शिता के संदर्भ में इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव से पहले 1 अप्रैल से नए इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायालय में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा यह तर्क दिया गया कि किस प्रकार से कुछ राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने के लिए अतीत में अवैध बिक्री विंडो के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री की गई है। साथ ही साथ यह विदेशी कंपनियों को भी असीमित मात्रा में राजनीतिक चंदा प्राप्त करने का मार्ग खोल देता है, जो चुनावी भ्रष्टाचार को काफी हद तक न्याय संगत बना देता है। साथ ही साथ इस पूरे मामले से राजनीतिक चंदे को प्राप्त करने में अपारदर्शिता बनी हुई है, जिसके चलते इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि न्यायालय द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड का काफी हद तक बचाव किया गया और उसके द्वारा यह स्थापित किया गया कि इसके माध्यम से जो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद करने वाले होते हैं वह गुमनाम बने रहते हैं, जिससे व्यक्ति की निजता की रक्षा होती है। साथ ही साथ कॉरपोरेट हाउसेस के द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा सकता है, जिसके चलते उनके बैंक आदि खातों में इससे संबंधित जानकारी बनी रहती है। साथ ही साथ फॉरेन कंपनियों द्वारा यदि इसके बारे में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है तो इसमें हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में केवल यही व्यवस्था की गई है कि इसे भारत के नागरिक के द्वारा ही खरीदा जा सकता है या फिर ऐसी कंपनी के द्वारा खरीदा जा सकता है जिसे केवल भारत में ही स्थापित किया गया हो। साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि बॉन्ड्स को दोबारा खरीदा बेचा नहीं जा सकता है और इसे उसी राजनीतिक दल के खाते में ही जमा किया जाएगा जिसके लिए इसे खरीदा गया हो। इस आधार पर कोर्ट के द्वारा एडीआर की याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि इसके बावजूद चुनावी बॉन्ड को लेकर समय समय पर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। इस चित्र में आप एक इलेक्टोरल बॉन्ड की संरचना को देख सकते हैं। चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड एक वचन पत्र की प्रकृति में जारी किया गया एक बॉन्ड है, जिसमें खरीदार या दाता का नाम अंकित नहीं होता। यह है भारत के नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है और फिर इसे अपनी पसंद के राजनीतिक दल को दान किया जा सकता है। इसके माध्यम से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा प्राप्त होता है। हालांकि इसको लेकर समय समय पर प्रश्न भी उठते रहते हैं। यदि हम चुनावी बॉन्ड की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो चुनावी बॉन्ड 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए आदि के मूल्य वर्ग में जारी किए जाते हैं और भारत में एसबीआई को ही चुनावी बॉन्ड को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही साथ चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार ही खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं और इनको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के तहत आयकर से छूट भी प्रदान की जाती है। चुनावी बॉन्ड के बहुत सारे लाभों के बारे में बात की गई है, जिसके तहत यह कहा जाता है कि इसके माध्यम से राजनीतिक दलों को साल के पूरे कामकाज के संदर्भ में वित्त पोषण प्राप्त हो सकता है और चूंकि इसके माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड को केवल बैंकिंग साधनों के माध्यम से ही खरीदा जा सकता है तो इससे पारदर्शिता भी बनी रहती है। साथ ही साथ बॉन्ड को भुनाने की चूंकि पूरी अवधि 15 दिन की ही है, अतः इसके संदर्भ में एक नियमबद्धता भी बनी रह जाती है। इतने सारे प्रावधान होने के बावजूद बॉन्डों को लेकर समय समय पर विवाद देखा जाता है।
जिसके तहत यह तर्क दिया गया है कि किस प्रकार से 2017 से पहले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 के अनुसार ऐसी कंपनी के द्वारा ही राजनीतिक चंदा दिया जा सकता था जो कंपनी पिछले 3 साल में लाभ कमा रही हो, लेकिन इसमें जो सरकार द्वारा संशोधन किया गया है, अब उसके तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ऐसी कंपनियां भी दान दे सकती हैं जो घाटे में चल रही हो। यानी इसके माध्यम से कंपनियों द्वारा दान करने की सीमा को समाप्त कर दिया गया है और साथ ही साथ इसमें कंपनियों को अपने लाभ खातों में राजनीतिक योगदान की घोषणा करने संबंधी प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। इसी के चलते यह कहा जाता रहा है कि चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए घाटे में चल रही कंपनियां या फिर शैल कंपनियों का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ कॉरपोरेट इकाइयों के द्वारा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से गुमनाम रहते हुए असीमित मात्रा में चंदा दिया जा सकता है। इसके माध्यम से जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए गए हैं, उसके माध्यम से राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के तहत 2000 रुपए से अधिक के दान के बारे में निर्वाचन आयोग को अब सूचित करने की आवश्यकता नहीं है और सरकार के द्वारा जो विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन किया गया है, उसके तहत अब सरकारें विदेशों से भी दान स्वीकार कर सकती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की कुछ अन्य आधारों पर भी आलोचना की जाती है, जिसके तहत यह कहा जाता है कि इसमें जिस तरीके से गुमनामी का प्रावधान किया गया है, वह सरकारों के उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के बजाय वोटर्स को गुमनामी में रख सकता है, जिसके तहत वोटर्स का जो उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को जानने का अधिकार है, राजनीतिक दलों को होने वाली राजनीतिक फंडिंग के स्रोत को जानने का अधिकार है, उसका ही उल्लंघन हो जाता है और इसको बना के रखे जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी समझना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह भी आरोप लगाया गया है कि यह किस प्रकार से सत्तासीन राजनीतिक दल के पक्ष में झुका हुआ है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ही खरीदा जा सकता है और सरकारी बैंक होने के चलते सत्तासीन सरकार के द्वारा इसकी निगरानी की जा सकती है और इससे केवल सत्ताधारी दल को ही ज्यादा फायदा होता है, जो कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं, जिसके तहत यह देखा गया कि किस प्रकार से वित्तीय वर्ष 2019 में सत्तासीन दल को ही अधिक चंदा प्राप्त हुआ है, इसकी तुलना में विपक्षी दल को कम चंदा प्राप्त हुआ है। हमें इसके संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मत को भी ध्यान में रखना होगा, जिसके तहत उनका यह मत था कि लोकतंत्र में केवल एक व्यक्ति एक वोट की ही गारंटी नहीं होनी चाहिए, अपितु एक वोट का समान मूल्य भी होना चाहिए, जिसे बनाने के लिए कार्य करना होगा। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आलोचकों का कहना है कि कॉरपोरेट इकाइयां अपने द्वारा दिए जाने वाले वोट को ज्यादा वैल्यू दे सकती हैं, जिसके तहत अंततः बनने वाली सरकार कॉरपोरेट हितों में कार्य कर सकती है। इसको निवारित किए जाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की कमियों को दूर करने के लिए हमें कार्य करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह केंद्रित है अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप और अमेरिका की गलतियों से। अमेरिका द्वारा 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया गया और इसके माध्यम से तालिबान की सत्ता को पलट दिया गया। हालांकि 20 वर्ष होने के पश्चात भी तालिबान अफगानिस्तान में मजबूती से बना हुआ है और 11 सितंबर 2021 जब अमेरिका अफगानिस्तान से पूर्ण रूप से वापस चला जाएगा, उसके बावजूद तालिबान को वह पूर्ण रूप से हरा पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा, जो अमेरिका की ही हार को दर्शाता है। विश्लेषकों के अनुसार 20 सालों में अमेरिका ने अनेक गलतियां की हैं, जिससे हमें सीख लिए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि अमेरिका द्वारा इतिहास से ही कुछ सीख नहीं ली गई, क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी तत्कालीन वैश्विक शक्तियों के द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार वह असफल ही हुई है। जैसे कि 1839 में ब्रिटेन के द्वारा अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव को कम करने के लिए अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे असफल हुए। ब्रिटेन के द्वारा 1839 में हमला करके दोस्त मोहम्मद की सत्ता को हटा दिया गया और शाह शुजा को गद्दी पर बैठाया गया।
किंतु 1842 आते आते ब्रिटेन को अफगानिस्तान में हार का सामना करना पड़ा और वह असफल होकर वापस लौटने पर मजबूर हुआ। इसी प्रकार से 1979 में सोवियत संघ द्वारा भी अफगानिस्तान में अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया, किंतु उसे भी 1989 में असफल ही होना पड़ा था। अमेरिका द्वारा भी यही गलती की गई है, जिसने हमले के माध्यम से तालिबान की सत्ता को तो पलट दिया, किंतु वह तालिबान को परास्त कर पाने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि तालिबान तत्कालीन अफगानिस्तान समाज में काफी प्रमुखता से विद्यमान शक्ति है। अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में एक केंद्रीकृत लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया, किंतु अफगानी समाज को जब तक लोकतांत्रिक बनाने के लिए प्रयास नहीं किए जाएंगे, तब तक ऊपर से थोपी गई लोकतांत्रिक सरकार भी अधिक सफल नहीं हो सकती है। अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया गया है कि अमेरिका के द्वारा अल कायदा और इस्लामिक स्टेट को ही परास्त करने के लक्ष्य के स्थान पर अत्यधिक महत्वाकांक्षा से कार्य किया गया, जिसकी हानि उसको ही हो रही है। अमेरिका के द्वारा 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया गया और 2003 में उसके द्वारा इराक पर हमला कर दिया गया। इसके माध्यम से उसने इराक की सद्दाम हुसैन की सत्ता को तो पलट दिया, लेकिन इस काल में अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का सृजन हो गया, जिसको अब हटा पाना अमेरिका के लिए भी सक्षम नहीं हो पाया है। अमेरिका ने पाकिस्तान का भी जो समर्थन लिया है, वह भी उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाया है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के संदर्भ में दोहरा खेल खेला गया है। एक तरफ तो वह अमेरिका को समर्थन देता रहा है, वहीं दूसरी ओर उसके द्वारा तालिबान के लड़ाकों को भी समर्थन दिया जाता रहा है, जिसके माध्यम से तालिबान निरंतर जीवित बना रहा है। अनेक विशेषज्ञों द्वारा यह भी कहा गया है कि तालिबान 2001 में ही काफी कमजोर स्थिति में था, लेकिन उस समय अमेरिका ने उसको समर्पण किए जाने के लिए पूर्ण रूप से बाध्य नहीं किया, अपितु उसको थोड़ा सा समय दे दिया, जिसके चलते वह आगे चलकर और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर उभर गया है। अब जब अमेरिका वापस जाने की तैयारी में है, तो बहुत सारे विशेषज्ञों का यह कहना है कि हमें यदि तालिबान को समाप्त करने के साथ ही अफगानिस्तान सरकार को भी मजबूत बनाना है, तो इसके लिए बेहद आवश्यक है कि हम अफगान सरकार का समर्थन करें। मुख्य रूप से अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान को पूर्ण रूप से छोड़ने की बजाय चरणबद्ध रूप से छोड़ने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए और अफगानिस्तान को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाने के लिए अफगानिस्तान सरकार को सैन्य और आर्थिक रूप से सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। अमेरिकी सरकार द्वारा पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा पर भी नियंत्रण लगाने के लिए प्रयासों को करना होगा और अफगानिस्तान समस्या का निवारण करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता में सम्मेलन को बुलाकर सभी हितधारकों से बातचीत करके अफगानिस्तान सरकार के स्थायित्व के लिए प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है तरुण तेजपाल मामले के फैसले से जुड़े मुद्दे से। यौन शोषण करने संबंधी यह मामला तब चर्चा में आया जब तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल पर अपनी महिला सहयोगी का यौन शोषण करने का आरोप लगा। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। यह पूरा मामला फिर से तब चर्चा में आ गया जब हाल में ही एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने तरुण तेजपाल को बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया है। हालांकि यह जो फैसला है उसकी अनेक आधारों पर आलोचना की जा रही है, जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि किस प्रकार से इस निर्णय ने आरोपी को पीड़ित और पीड़ित को ही आरोपी बना दिया है और किस प्रकार से निराधार तर्कों के आधार पर बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया गया और किस प्रकार से मामला पीड़ित को ही दोषी किए जाने से संबंधित है। यह कहा गया है कि पूरे यौन हिंसा के मामले में आरोप लगाने वाली पीड़िता को ही संदेह के घेरे में लेकर उसके विरुद्ध ही कार्रवाई की गई, जिसके तहत उसके चरित्र पर उंगली उठाकर उसे संदेह में लाया गया और तेजपाल को निर्दोष साबित किए जाने के लिए प्रयास किया गया। साथ ही साथ
यौन आक्रमण के मामले में न्यायालय द्वारा अनेक बार परंपरागत दृष्टिकोण को भी अपनाया गया है। इसके तहत महिला द्वारा किए गए व्यवहार को ही आधार बनाकर उसको प्रश्न के घेरे में लाया गया, जिसके तहत अदालत ने पीड़िता को एक ठोस गवाह के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि बलात्कार पीड़िता का व्यवहार अदालत के पूर्व कल्पित विचारों में फिट नहीं बैठता है। यह भी कहा गया है कि आरोपियों के खिलाफ कुछ सबूतों की भी अनदेखी की गई, जैसे कि आरोपी द्वारा की गई व्यक्तिगत माफी, आधिकारिक माफी का मसौदा और आरोपी की ओर से बातचीत कर रही वरिष्ठ महिला अधिकारी के साथ पीड़िता द्वारा रिकॉर्ड की गई बातचीत को भी संज्ञान में नहीं लिया गया। अनेक बार इसकी निजता के उल्लंघन के आधार पर भी आलोचना की जाती रही है, जिसके तहत ये कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A ये प्रावधान करती है कि इसके तहत किसी पीड़िता के पिछले यौन इतिहास के बारे में किसी प्रकार से जानकारी हासिल नहीं की जाएगी। हालांकि पीड़िता को इसके संदर्भ में जानकारी देने के लिए विवश किया गया और अनेक बार पीड़िता को कानून के पेशेवरों के द्वारा भी अपेक्षित मदद नहीं मिली। यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार के मामलों के संदर्भ में आलोचना का केंद्र ना हो, इसके संदर्भ में हमें प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्राओं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल तथा जामिया मिलिया इस्लामिया के विद्यार्थी आसिफ इकबाल तन्हा को गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के मामले में जमानत दिए जाने से फरवरी 2020 में दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में दंगे की स्थिति को देखा गया था। उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में ही नताशा नरवाल, देवांगना कलिता आदि को गिरफ्तार किया गया था और उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने दिल्ली दंगों को बढ़ावा दिए जाने की दिशा में कार्य किया है। हालांकि उनका ये कहना था कि उनके द्वारा चूंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया गया था, अतः सरकार के द्वारा उनके विरुद्ध बदले की कार्रवाई की गई है। मामला जब दिल्ली हाईकोर्ट में गया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की अपील को खारिज कर दिया है और उसका यह कहना है कि इस पूरे मामले के संदर्भ में विरोध के अधिकार और आतंकवादी कार्यवाहियों के मध्य विद्यमान अंतर को ध्यान में नहीं रखा गया है और विद्यार्थियों के द्वारा केवल नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के आधार पर ही उनको आतंकवादी घोषित किए जाने का प्रयास किया गया है, जो संवैधानिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि हम बात करें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए की, तो यह है 1967 में पारित किया गया एक कानून है जिसके माध्यम से गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम करने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत गैर कानूनी गतिविधि किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से की गई किसी भी कार्रवाई को संदर्भित करती है और इसके तहत सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा यदि केंद्र किसी गतिविधि को गैर कानूनी मानता है तो वह आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसे घोषित कर सकता है और इसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों की सजा का प्रावधान है। इसके तहत इसे भारतीय और विदेशी दोनों पर लगाया जा सकता है और यह अपराधियों पर उसी प्रकार से लागू होता है भले ही अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर भी किया गया हो। यूएपीए के तहत जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर सकती है और अदालत को सूचित करने के बाद अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। 2004 में यूएपीए में संशोधन किया गया जिसके माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों के लिए संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपराधों की सूची में आतंकवादी कार्यों को भी जोड़ा गया, जिसके तहत 34 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगस्त 2019 में इसके तहत जो संशोधन किया गया उसके बाद अब व्यक्तियों को भी आतंकवादी के रूप में नामित किया जा सकता है। इस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को भी शक्तियां दी गई हैं, जिसके तहत महानिदेशक संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी दे सकता है और इसके माध्यम से एनआईए के इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों को आतंकवाद के मामलों की जांच के संदर्भ में भी
शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। यह केंद्रित है केंद्र सरकार द्वारा 78,000 टन चावल का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए इस साल किए जाने से। हाल ही में सरकार के द्वारा 2025 तक पेट्रोल में मिश्रित किए जाने वाले एथेनॉल की ब्लेंडिंग को 20% किए जाने का लक्ष्य रखा गया था और इसके माध्यम से वर्तमान के 5% ब्लेंडिंग को धीरे धीरे बढ़ाकर 20% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य रूप से इसको प्राप्त किया जाएगा एथेनॉल ब्लेंडिंग के तहत एथेनॉल के सृजन के द्वारा, और एथेनॉल का सृजन किया जाएगा मुख्य रूप से गन्ने के शीरे के माध्यम से। हालांकि अब सरकार गन्ने के शीरे के साथ ही अनाजों से भी एथेनॉल बनाए जाने का लक्ष्य रख रही है और इसी के तहत चावल और मक्का को भी आधार बनाया गया है। यानी हम भविष्य में एथेनॉल ब्लेंडिंग के संदर्भ में गन्ने के शीरे के साथ ही चावल और मक्के का भी प्रयोग प्रमुखता से देखने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सरकार ये अनुमान लगा रही है कि यदि एथेनॉल ब्लेंडिंग को पेट्रोल आदि में बढ़ावा दिया जाएगा तो इसके माध्यम से हम अपने बाहर से आने वाले पेट्रोल के माध्यम से जो हमारी निर्भरता बनी रहती है दूसरे देशों पर, उसको कम किए जाने के संदर्भ में हमें सहायता मिलेगी और इसके माध्यम से हम अपने आयात बिल को भी कम कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड योजना क्या है? चुनावी बॉन्ड योजना को प्रभावी करने के लिए लाए गए विभिन्न संशोधनों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, बिटकॉइन को वैध करने के लिए अल सल्वाडोर के कदम का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इस संदर्भ में भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर विनियामकीय स्थिति को भी स्पष्ट करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप चुनावी बॉन्ड योजना का परिचय देंगे और फिर मुख्य भाग में आप योजना की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। फिर आप सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में विविध कानूनों आदि में लाए गए संशोधनों को बताएंगे और इसकी कुछ सीमाओं का भी आप उल्लेख करेंगे। फिर आप चुनावी बॉन्ड स्कीम में व्याप्त सीमाओं को दूर करने के लिए कुछ सुझाव देंगे और इस प्रकार से एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आदि का सामान्य परिचय देंगे और फिर आप अल सल्वाडोर द्वारा बिटकॉइन को वैध किए जाने संबंधित फैसले को बताएंगे। फिर आप इसके पक्ष और विपक्ष को स्पष्ट करेंगे और भारत में क्रिप्टो करेंसी की स्थिति को भी स्पष्ट करेंगे। मुख्य रूप से आप इसमें आरबीआई और सरकार की भूमिका को स्पष्ट करेंगे और अंत में एक सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।